नमस्कार दोस्तों। हमारे वृंदावन से एक बड़ी खबर ये है कि बांके बिहारी मंदिर में आने वाले लाखों लोगों की भीड़ को मैनेज करने के लिए सरकार ने काशी की तरह ही यहाँ भी एक कॉरिडोर बनाने का डिसीजन ले लिया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 500 करोड़ रुपए होगी, जिसमें सरकार 200 करोड़ रुपए खुद खर्च करेगी और 300 करोड़ रुपए बांके बिहारी मंदिर से लिए जाएंगे। सरकार के हर डिसीजन की तरह इस डिसीजन के भी कई सारे लोग पक्ष में हैं और कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस कॉरिडोर के बनने से बहुत सारे घर और दुकान उजड़ जाएंगे, जो 50 या 100 या 300-400 साल से यहाँ पर बने हुए हैं। और फिर इनके जरिए अपना जीवन चलाने वाले लोग कहाँ जाएंगे, इनको कितना मुआवजा मिलेगा, इनका जीवन फिर पहले की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। कई सारे लोगों के लिए मुआवजा कोई बड़ा सवाल नहीं है। उनका कहना है कि जिस जगह वे रहते हैं उस जगह से बांके बिहारी जी के मंदिर की दूरी ना के बराबर है और इस तरह वे बिहारी जी के पास ही रहते हैं। इस जगह से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। अगर उन्हें यहाँ से हटाया गया तो ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, भगवान से उनकी दूरी बढ़ जाएगी और इसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सरकार का विरोध करने वाले लोग कॉरिडोर के बनने से वृंदावन के पुराने स्वरूप के खत्म होने का खतरा भी बताते हैं। वे कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण भगवान जिन कुंज गलियों में होकर गुजरते थे, कॉरिडोर बनने से वे कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि अगर सरकार को ये कॉरिडोर बनाना ही है तो अपने पैसे से बनाए, मंदिर से उसे पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर से ये पैसे ले लिए गए तो अगले कुछ सालों तक मंदिर के खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर विरोध का एक जेन्युइन पॉइंट ये है कि सरकार स्थानीय लोगों की जिंदगी में अपने हिसाब से बदलाव करना चाहती है, उन पर बाहर का कल्चर थोपना चाहती है और लोग इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं। इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के इस डिसीजन के पक्ष में हैं। वे लोग कहते हैं कि अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बन गया तो जो भीड़ इस इलाके में आती है उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। खास त्योहारों के दिन भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से कई बार भगदड़ मच जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। कॉरिडोर बन गया तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इन लोगों का यह भी कहना है कि कॉरिडोर बनाना सरकार की टेंपल टूरिज्म की नीति से जुड़ा हुआ एक मसला है। इसके होने से यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा और आसपास के लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। ये तो हैं वे कॉमन बातें जो तमाम लोग बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के पक्ष में या उसके विपक्ष में पेश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक तीसरी ही बात बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बात शायद आपको कहीं सुनाई नहीं दे रही होगी और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर तो ये आवाज गारंटी के साथ मौजूद ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब मेन कंटेंट पर आते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पर आते हैं कि सरकार को कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल वृंदावन में भीड़ बेइंतहा बढ़ गई है। जब मैं छोटा था तब हम आए दिन वृंदावन जाने की जिद इसलिए करते थे क्योंकि वहां बहुत शांति होती थी, खूब सारे पेड़ होते थे, कई सारे हिरन, नीलगाय और मोर देखने को मिलते थे। लेकिन अब वृंदावन जाने से डर लगता है क्योंकि वृंदावन में से वृंदा भी खत्म, वन भी खत्म। अब तो सिर्फ वहां पर भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है, जिस भीड़ में अक्सर तमीज नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए करीब 15 मिनट की दूरी पर रहने के बावजूद वृंदावन जाने का मन नहीं करता। आंकड़ों की बात कर लीजिए तो एक अनुमान के मुताबिक 1980 के दौर में वृंदावन में पूरे साल में 10 लाख लोग भी नहीं आते थे, लेकिन 2015 में अकेले बांके बिहारी मंदिर में ही दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा थी। 2018 में वृंदावन आने वाले लोगों की संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंची और अब उत्तर प्रदेश सरकार ये प्लान कर रही है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग भगवान के दर्शन करने आए। एक तरफ तो भीड़ बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों के आने जाने के लिए जगह उतनी की उतनी है। इस चक्कर में आए दिन खबरें आती हैं कि कभी भीड़ में दबकर कोई बेहोश हो गया, कोई घायल हो गया तो कोई मर ही गया। सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बांके बिहारी टेंपल कॉरिडोर बनाने का प्लान लेकर आई है, जो कि एक जेन्युइन कॉज लगता भी है। लेकिन यहाँ दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि इतनी भीड़ बढ़ने में पॉजिटिव क्या है और इतनी भीड़ बढ़ क्यों रही है। पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हुए कई लोग कहते हैं कि लोगों में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति लगातार आकर्षण बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वृंदावन में धार्मिक लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने मन को शुद्ध बनाकर आगे का जीवन प्रभु की भक्ति में लीन कर देने के लिए, सदाचार अपनाने के लिए वृंदावन आते हैं। अगर वाकई मंदिरों में बढ़ती भीड़ के साथ समाज में सदाचार भी बढ़ता रहता तो एक अच्छी बात होती। लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि बीते 2 दशकों में आसपास के 100-200 किलोमीटर से वृंदावन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है। इसलिए तमाम लोग वीकेंड में यहाँ वो सब करने आते हैं
जो वे अपने शहरों में खुलकर नहीं कर पाते। लोग दावा करते हैं कि वृंदावन में तमाम प्रॉपर्टीज होम स्टे या गेस्ट हाउस में बदल गई हैं, जिनमें तमाम तरह के अनैतिक धंधे चलते हैं। ये नंगई अक्सर तो चोरी छिपे चलती रहती है, लेकिन कुछ एक बार ये खुलकर सामने आ ही जाती है। ऐसा ही एक मामला 2024 में होली के मौके पर सामने आया, जब एक रियल एस्टेट ग्रुप ने वृंदावन में एक दारू पार्टी आयोजित की। इस पार्टी का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें तमाम व्यापारी और उनके लघुए भगुए दारू पीकर आपत्तिजनक कपड़ों में नाचने वाली देसी विदेशी डांसर्स के साथ बड़ी ही अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे थे। इस तरह के मामले मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने खुलकर आ पाते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ के लोकल लोग आए दिन कोई न कोई खबर सुनाते ही रहते हैं। शराब की बात चली है तो बता दूं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि नेशनल और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको मथुरा वृंदावन से लगे हुए हाईवे पर आज भी ऐसी तमाम दुकानें मिल जाएंगी। सरकार के कागजों में चाहे आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन मथुरा वृंदावन के लोकल्स जानते हैं कि यहाँ पर बीते कुछ सालों में शराब के अलावा तमाम अलग अलग किस्म के नशे का कारोबार कितना बढ़ता चला जा रहा है। वृंदावन में इस समय सबसे ज्यादा जोर चलता है भूमाफियाओं का, जिनके आगे बड़े बड़े अधिकारी भी लाचार नजर आते हैं और जिनके चलते आए दिन प्रॉपर्टी के चक्कर में तमाम अपराध अंजाम लेते रहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भव्य राम मंदिर बन गया है और जिसके पश्चिमी हिस्से में भव्य बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, वो महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में देश में सबसे भयानक रिकॉर्ड रखता है। उत्तर प्रदेश के लिए यह शर्म की बात है कि राम और कृष्ण की भूमि कहलाने के बावजूद महिलाओं के साथ गैंगरेप के मामले में ये देश में टॉप पर है। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक ये साफ हो जाता है कि धर्म नगरियों को बढ़ावा देने से अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तीर्थ स्थलों पर जाकर पाप धोने का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो लोगों को और ज्यादा पाप करने के लिए इंस्पायर करता है। जितनी मर्जी आए उतने पाप कर लीजिए, फिर वृंदावन चले आइए, पिछले पाप धो लीजिए और नए पाप कीजिए। खैर, हमारा दूसरा सवाल ये था कि आखिर इतनी भीड़ बढ़ क्यों रही है। आइए इसी सवाल पर बात करते हैं। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के तमाम विद्वान ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग धर्म स्थलों पर यानी मंदिर मस्जिद वगैरह में तब ज्यादा जाते हैं जब उनके मन में कोई कष्ट हो, दुख हो, चिंता हो, डर हो या बहुत सारी अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी हो। ऐसा करने से दुख का कारण तो खत्म नहीं होता, लेकिन थोड़ा इमोशनल सपोर्ट जरूर मिलता है, जिससे दुख झेलने की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लीजिए। 2024 का पूरा साल विराट कोहली के लिए बहुत खराब जा रहा था। फिर जनवरी 2025 में विराट कोहली अपने परिवार के साथ वृंदावन आए और संत प्रेमानंद जी से मिले। बाबा से बात करके उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, वे अपने खेल पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाए और लौटकर अगले महीने उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मार दी। ये बात सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खूब फैली। अब तो ये बात और भी फैलेगी कि 13 मई को बाबा से मिलने के बाद विराट कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत ली है। पिछले 5-7 सालों में सोशल मीडिया पर जो शॉर्ट वीडियोस और रील्स का कल्चर चला है, उसने समाज में बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। इन शॉर्ट वीडियोस और रील्स में तमाम बाबाओं की प्रेजेंस बहुत दमदार है। उनकी बातें सुनकर दुख, डर और चिंताओं से घिरे बहुत सारे लोग बाबाओं की झलक पाने के लिए वृंदावन जैसी जगहों पर आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनके दुख दूर हो जाएंगे, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उनकी चिंताओं में और विराट कोहली जैसे लोगों की चिंताओं में बड़ा फर्क है। अपनी फॉर्म को सुधारने के लिए विराट कोहली को सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, अपने खेल पर फोकस करना है, क्योंकि सामने से ऐसा नहीं होने जा रहा कि 140 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला बॉलर अचानक 170-180 की स्पीड से बॉल फेंकने लगे। यानी क्रिकेट की दुनिया में एक बैट्समैन के लिए चैलेंज अचानक ही बहुत ज्यादा बड़ा होने नहीं जा रहा है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में चैलेंजेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, बल्कि सरकारों और कॉरपोरेट्स के हाथ में है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे दुखों से जूझ रही जनता केवल अपने निजी काम पर फोकस करके सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बदल सकती। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, जिसके चलते अगले 25 सालों तक अडानी की कंपनी उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई करती रहेगी। इससे होगा ये कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की बिजली सप्लाई का पूरा ठेका अडानी जैसे बड़े कारोबारी की कंपनी को मिल जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और सरकारी नौकरियों में जो सुरक्षा मिलती है वो भी नहीं मिलेगी और फिर आगे जाकर बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। अब ये जो क्राइसिस आएगा, इससे निपटने के लिए आप अगर केवल अपने आप पर फोकस करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एकजुट होकर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट की गठजोड़ की पॉलिसीज पर फोकस करना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मॉडल खड़ा करने पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपका फोकस इस तरफ ना आए,
इसीलिए सरकार आपका फोकस हटाकर वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान की तरफ कर दे रही है। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे समाज में दुख और चिंताएं बढ़ेंगी। इसीलिए सरकार इस दुखियारों की भीड़ को ज्यादा जगह देने के लिए वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है। तो अगर सही मायने में वृंदावन में भीड़ कम करनी है तो प्राइवेटाइजेशन को कम करते जाइए, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देते जाइए, जिससे कि जनता खुशहाल रहे और उसकी चिंताएं कम हों। और फिर भी अगर किसी को कोई छोटी मोटी चिंता हो तो उसको झेलने की ताकत जुटाने के लिए उसे वृंदावन ना आना पड़े, बल्कि वो अपने मोहल्ले के या अपने घर के मंदिर में ही ये काम पूरा कर ले। और फिर भी अगर कोई वृंदावन आना चाहे तो कम से कम वृंदावन वासी तसल्ली से उसका स्वागत तो कर सकें, ताकि वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए, न कि भीड़ के धक्के। अब कोई मुझसे कह सकता है कि भाई ये सब तो लंबी बात है कि प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाए और पब्लिक सेक्टर बढ़ जाए, तुम तो अभी बताओ कि अभी क्या किया जा सकता है। तो सुनिए, मेरे पास इसके लिए भी एक सजेशन है। सरकार कह रही है कि बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर बनने में करीब 3 साल का समय और 500 करोड़ रुपया लगेगा। मुझे लगता है कि इतने ही समय और इतने ही पैसों में कुछ ऐसे दूसरे काम भी किए जा सकते हैं जिनसे बांके बिहारी मंदिर की भीड़ थोड़ी डाइवर्ट हो जाए और कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। इस पर एक डिमांड तो वृंदावन के तमाम लोग ही करते हैं कि वृंदावन में 7 देवालय हैं, लेकिन बाकी के 6 देवालयों की यानी 6 मंदिरों की, जो कि बहुत पुराने हैं, ज़्यादा खबरें नहीं आती, उनका ज़्यादा प्रचार नहीं होता। अगर उनका ज़्यादा प्रचार किया जाए और वहाँ कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करी जाएं तो भीड़ वहाँ भी डाइवर्ट होगी। लेकिन मैं इससे कुछ अलग बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मथुरा और वृंदावन के आसपास के एरियाज़ में साइंस सेंटर, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, लाइब्रेरी, जूलॉजिकल पार्क और लोक कला केंद्र जैसे स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सकते हैं, जो जनता को तर्कशील बनाएं, रैशनलिस्ट बनाएं, ताकि जनता का दिमाग पढ़ने लिखने और रिसर्च करने की तरफ लगे। ये भी समझिए कि पुराणों के अनुसार तो मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि है, लेकिन इतिहासकार, पुरातत्वविद और कला इतिहास के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मथुरा बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली रहा है और इसके साथ ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कला ने भारतीय कला को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई है। इसे समझने के लिए मथुरा में 2 म्यूजियम्स हैं, लेकिन इन दोनों म्यूजियम्स पर कभी भीड़ देखने को नहीं मिलती। जब मैं छोटा था तो अक्सर यहाँ पर कोरियंस और जापानीज पर्यटकों को आते हुए देखता था, लेकिन अब तो वे भी बहुत कम दिखाई देते हैं। वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर की महिमा बताने के लिए जितना प्रचार प्रसार सरकारी और गैर सरकारी मीडिया के जरिए किया जाता है, अगर उसका आधा भी इन दोनों म्यूजियम्स को दे दिया जाए तो देश विदेश के हजारों पर्यटक इन म्यूजियम्स को देखने आ सकते हैं। कुछ वैसे ही जैसे हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम और चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूजियम में आते हैं। सालारजंग में तो हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। अगर सरकार ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करे और उन्हें प्रमोट करे तो वृंदावन से भीड़ की प्रॉब्लम तो कम हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ समाज को फैक्ट बेस्ड नॉलेज मिलेगी, समाज में रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ेगी, लोग आत्ममंथन करना सीखेंगे और अतीत से सवाल करना सीखेंगे। इसी से हमारी संस्कृति जीवंत बनेगी, लोग अंधभक्ति से बाहर आकर विवेक और बौद्धिक जागरूकता की ओर बढ़ेंगे और ऐसे ही लोग समाज में मौजूद दुख, तकलीफों और चिंताओं का प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ऐसा करने से न तो धर्म को कोई सीधा विरोध झेलना पड़ेगा और न ही काम धंधे और रोजगार में कोई कमी ही आएगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ऐसा करेगी? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, या आपके मन में कोई और भी बात है? जो कुछ हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।